दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भर। विपिन, एक जगह बैठ नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से। तूने तो मेरे नए कुर्ते का सत्यानाश कर डाला। नितिन बाबू अपने छोटे भाई पर चिल्लाए, जो अपनी बैसाखी के सहारे चलकर पानी पीने आया था। हाथ से गिलास छूट गया और पानी के कुछ छींटे उनके नए कुर्ते पर पड़ गए। फिर उन्होंने विपिन की पत्नी को आवाज़ दी, बंदिता, क्या करती रहती हो दिन भर? अपाहिज पति नहीं संभलता तो? झुंझलाते हुए वे अपने कमरे में चले गए। विपिन का मायूस चेहरा देखकर बंदिता का हृदय रो उठा। विपिन को लेकर कमरे में आ गई और सिसकने लगी। 3 बरस पहले जब वह विपिन की पत्नी बनकर इस घर में आई थी तो सभी बंधु बंधु कहकर उसके आगे पीछे घूमते। विपिन एक फौजी था। महीने 2 महीने तो वह घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब आता था तो माँ बाबूजी के साथ भाई भैया भाभी के लिए भी ढेर सारे उपहार लाता था। और बंटी उसका भतीजा, उसकी तो फरमाइशों की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। विपिन उसकी हर इच्छा खुशी खुशी पूरी करता था। बंदिता बहुत खुश थी कि इतना प्यार करने वाला परिवार उसे मिला है। एक बार विपिन जब छुट्टियां बिताने घर आया था तो देश में हमला होने के अंदेशा के कारण उसे 2 दिन बाद ही ड्यूटी पर बुला लिया गया। भारी मन से सबने उसे विदा किया। उसकी जहाँ ड्यूटी थी वहाँ भीषण गोलाबारी हो रही थी। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का सामना किया, कईयों को मार गिराया, लेकिन ना जाने कहाँ से दुश्मन की एक गोली उसके दाहिने पैर में आकर घुस गई। वह एक बहादुर सिपाही था। अपने घायल पैर की परवाह न करते हुए वह दुश्मनों के सामने डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो देर हो चुकी थी। गोली का जहर उसके पैर में फैल चुका था और अंततः उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा। फौज से वह घर वापस आ गया। उसकी बहादुरी और देश सेवा के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब सभी बहुत खुश थे। 1 महीना बीतते बीते विपिन की भाभी का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। गाहे बगाहे वह विपिन पर तो अपने तीखे शब्दों के विस्मार छोड़ती ही थी। बंदिता के भी हर काम में नुक्स निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। घर में पुत्र का अपमान वृद्ध पिता से सहन नहीं हुआ और एक दिन रात में ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। ससुर का लिहाज अब रहा नहीं। सास ने कभी जबान खोली नहीं, इसलिए विपिन की भाभी बेलगाम होती चली गईं। यद्यपि विपिन को सरकार की तरफ से हर महीने खर्चा मिलता था, फिर भी न जाने क्यों उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ ऐसा होता जैसे कि वह कोई एहसान कर रही हों। कभी कभी तो किशोर बंटी भी अपने दोस्तों के सामने अपने चाचा की हंसी उड़ाने से बाज नहीं आता था। और आज तो बड़े भाई ने भी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो कोई दुश्मन को भी नहीं कहता। बंदिता रोते रोते यही सोच रही थी कि रोज़ रोज़ एक फौजी को अपाहिज कहा जाता है, उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। भाभी बंटी तो सारी सीमाएं लांघ चुके थे, आज भैया ने भी। अब तो वह यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बैग में दोनों के कपड़े रखने लगी। विपिन को कुछ समझ नहीं आया। पूछा तो उसने पूरे विश्वास से कहा, हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं किसी को भी अपने आत्मसम्मान और तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन जाएंगे कहाँ और माँ का क्या? कैसे रहेंगी हमारे बिन? विपिन ने चिंतित होते हुए पूछा तो बंदिता बोली, इतने बड़े शहर में 2 प्राणियों के लिए एक छत तो मिल ही जाएगी। और माँ जी जैसे पहले रह रही थीं अब भी रह लेंगी। पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर विपिन का भी सोया स्वाभिमान जाग उठा। दोनों जब माँ से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भीगे नैनों से उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों सीधे मैंग के घर गए, जो पेशे से डॉक्टर था और विपिन का मित्र भी। मैंग की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसका अपना नर्सिंग होम भी था। बंदिता उसी के नर्सिंग होम में अपनी सेवा देने लगी। कुछ दिनों बाद ही दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। विपिन के पास ज्ञान का भंडार था। उसने उन बच्चों को घर में कोचिंग देना शुरू किया जो देश की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी तैयारी करने में असमर्थ हैं। बस विपिन ने उन्हें तैयार करना ही अपना लक्ष्य बना लिया।
उसके जज्बे को देखकर आर्मी के एक इंस्टीट्यूट ने उसे नियुक्त कर लिया। नौकरी से जो भी समय मिलता उसमें वह गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाता। बंदिता दिन में काम तलाशती, शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में नर्सिंग होम में मरीजों की सेवा करती। 3 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अब वह सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और शनिवार रविवार को मरीजों की सेवा करती। अब जब उसके जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर चलने लगी तो उन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा। ईश्वर की कृपा हुई और एक बच्ची उनकी गोद में खेलने लगी। शुरू शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने में उसे परेशानी हुई, लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाने से सब आसान हो गया। विपिन अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में इतना डूब गया कि पिछली सभी घटनाएं उसके जहन से विस्मृत हो गईं। दोनों की बेटी अंशिका का पहला जन्मदिन था। वंदिता ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वह उसी की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अपनी जेठानी और बंटी को देखकर वह ठिठक गई। शिष्टाचारवश उसने दोनों को अंदर बुलाया। तब बंटी उसका पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, चाची मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने चाचा को बहुत अपमानित किया, लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं की वजह से? क्या मतलब? वंदिता ने आश्चर्य से पूछा तो जेठानी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ बंधु, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। बंटी पढ़ाई में पिछड़ रहा था, तब तुम्हारे भैया विपिन के बड़े भाई ने विपिन से बंटी को पढ़ाने को कहा। विपिन ने बंटी को पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। कहते हुए उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वंदिता को खुशी हुई कि विपिन ने अपने स्वाभिमान के साथ अपने संस्कार का भी निर्वाह किया, जो उसके व्यक्तित्व पर सोने पे सुहागा था। विपिन भी अपनी माँ को लेकर आ गया। फिर से पूरा परिवार एक साथ। शाम की पार्टी समाप्त होने के बाद विपिन की माँ और भाभी ने उन दोनों से घर वापस चलने को कहा। वंदिता जानती थी कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो फिर कभी नहीं भरते, और फिर थोड़ी दूरी रहें तो रिश्तों में प्यार भी बरकरार रहता है। उसके मनोभाव को विपिन भांप गया और बोला, माँ ऐसे ही ठीक हैं, तुम्हारे पास रहा तो मैं फिर से बेकार हो जाऊंगा, कहकर वह हंसने लगा, जिसमें छिपे दर्द को सभी ने महसूस किया।